हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग सीजी सेट 2024 का जो हिंदी साहित्य का पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सीजी सेट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, उसी के क्वेश्चंस ये टाइप हुए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में है? 343 से 351, 245 से 251, 151 से 152 या 352 से 363। तो संविधान के जिस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी का प्रावधान है वो अनुच्छेद है 343 से लेके 351 तक। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये जो है संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधित प्रावधान है और 343 से 351 तक संघ की राजभाषा, राज्य की भाषाएं, न्यायालय की भाषा और हिंदी के विकास का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको सुमेलित करने दिया था, यहाँ पे आपको 4 समास का विग्रह दिया हुआ था और हमको बताना था कि कौन सा समास है। तो पहला है दाल भात, फिर है चरण कमल, जनक सुता और पंचनद। तो इसमें हमको बताना है कि तत्पुरुष, द्विगु व कर्मधारय और द्वंद्व समास में से कौन सा है। तो देखिए दाल भात क्या हो रहा है, दाल और भात। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। तो ए का फोर्थ हो जाएगा चरण कमल। चरण कमल में क्या बोला जा रहा है? चरण कैसे है? कमल के समान है। तो हमको चरण की क्या की जा रही है? विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा जिसमें विशेषता बताते हैं? कर्मधारय समास। जनक सुता मतलब जनक का पुत्र। तो जनक का पुत्र जिस समास में विभक्ति का लोप होता है वो तत्पुरुष समास होता है। और पंच नद, 5 नद बोला जा रहा है जहां पे संख्यावाचक पद आ जाता है वो द्विगु समास होता है। तो पंच नद में हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित स्वरों को उनकी विशेषताओं से जोड़िए और सही विकल्प चुनिए। उ, आ, ए और ई इसमें से कौन सा विवरित है, अधम विवरित है, अधम संवृत है या संवृत है? तो इसमें देखिए सबसे पहले उ जो है वो हमारा विवरित है, आ जो है वो अधम विवरित है, ए जो है वो अधम संवृत है और ई जो है वो संवृत है। तो इसमें क्या होता है, स्वर का उच्चारण जो होता है ना वो मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर होता है। तो मुंह खुलने की स्थिति में जो जितना मुंह खुलता है उस हिसाब से हम उसको विवरित और संवृत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता अच्छा गाती है, इस वाक्य में अच्छा किस कोटि का प्रकार है? विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा या निपात? तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, गीता अच्छा गाती है। तो अच्छा क्या है आपका? गाने की विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा गाना गाती है। तो क्रिया की विशेषता जो बताता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेषण क्या रहता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा किसको बोला जाता है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और निपात क्या होते हैं? वो अवयव जो वाक्य में अर्थ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ? ऑप्शन है मागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण या अर्ध मागधी। तो पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ था अर्ध मागधी अपभ्रंश से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश से जो हुआ था वो बिहारी भाषा परिवार से संबंधित है। शौरसेनी जो है आपका पश्चिमी हिंदी और ब्रज भाषा से संबंधित है। और ब्राह्मण जो है वो आपका सिंधी, पश्चिमोत्तर प्राकृत परंपरा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कामकाज को आसान बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, उसका नाम क्या है? बैंक साथी, बैंक भाषा, बैंक सखा या बैंक मित्र? तो उसका नाम है बैंक मित्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, भारतीय भाषाओं को सरल बनाने के लिए इसको तैयार किया गया है जिसमें बैंकिंग कार्य में सुविधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरित में सुर की स्थिति होती है। स्वरित किसको बोला जाता है? स्वर का जो उतार चढ़ाव होता है ना उसकी वजह से स्वर में सुर की गति भी ऊपर नीचे होती है। ठीक है, तो स्वरित में सुर की स्थिति कैसी होती है? ऊपर होती है, नीचे होती है, ना नीचे ना ऊपर या ऊपर और नीचे दोनों। तो स्वरित में सुर की स्थिति ऊपर और नीचे दोनों होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है उदात्त मतलब ऊंचा सुर, अनुदात्त मतलब नीचा और स्वरित मतलब जो रहता है ऊपर और नीचे दोनों। ये जो है स्वर विज्ञान में आता है।
नेक्स्ट है मानक भाषा से क्या तात्पर्य है? वर्ग विशेष की भाषा, परिनिष्ठित भाषा, लोक भाषा या साहित्यिक भाषा। तो मानक भाषा को किसको बोलते हैं? वो भाषा जिसका रूप जो है, व्याकरण है, वर्तनी है, उच्चारण है, प्रयोग है, सब स्वीकृत हो और निश्चित हो, उस भाषा को बोलते हैं मानक भाषा। ठीक है, और मानक भाषा को कहा जाता है परिनिष्ठित भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ग विशेष की भाषा जो होती है बोली होती है, जो समाज में बोली जाती है। लोक भाषा जो जनता में प्रचलित भाषा होती है, और साहित्यिक भाषा वो भाषा होती है जो साहित्य में उपयोग होती है। पर साहित्य की भाषा परिनिष्ठित हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी लिपि में हिंदी का सॉफ्टवेयर नहीं है? श्रीलिपि, सुलिपि, आकृति या श्रुति लिपि? तो यहाँ पे देखिए श्रीलिपि, सुलिपि और आकृति लिपि ये जो है लेखन से संबंधित है, तो इनके सॉफ्टवेयर है। पर श्रुति लिपि जो है वो आपका बोलने से संबंधित है, सुनने से, इसीलिए ये जो है इसका सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, यूनिकोड, फॉन्ट, इनपुट प्रणाली और हिंदी सॉफ्टवेयर, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो पिछले साल आए थे, इस साल भी आएंगे। नेक्स्ट है प्रथम प्राकृत के नाम से किसको जाना जाता है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या अवहट? तो प्रथम प्राकृत कहा जाता है पाली को। हिंदी भाषा विज्ञान में प्रथम प्राकृत पाली है। जो बौद्ध साहित्य है ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत जो है ये शास्त्रीय भाषा है जिसको परिष्कृत भाषा कहा जाता है। प्राकृत जो है ये जन सामान्य की लोक भाषा है। और अवहट जो है वो अपभ्रंश के बाद की भाषा है। ठीक है, जिसमें विद्यापति जी काव्य लिखते थे। पदावली तो मैथिली में है। और क्या उनकी दो काव्य है, विजय पताका और कीर्तिलता। नेक्स्ट है रहीम ने नायिका भेद की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? प्राकृत पैंगलम, वृत रत्नाकर, रसमंजरी या रसिक प्रिया? तो रहीम ने जो नायिका भेद की रचना की है वो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृत पैंगलम जो है वो छंद से परंपरा से संबंधित है। वृत्त रत्नाकर जो है वो केदार भट्ट का छंद शास्त्रीय ग्रंथ है। और रसिक प्रिया जो है वो भी केशवदास की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद में जिनका के लेखकों में जिनका नाम नहीं है वो है, तो मतलब ऑप्शंस आपको श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और कृष्ण बिहारी दिया है। तो यही पूछ रहे हैं कि मिश्र बंधु विनोद के तीन भाई कौन है? तो हम जानते हैं श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी ये तीन है। पर कृष्ण बिहारी मिश्र बंधु के भाई नहीं है। नेक्स्ट आपको देखना है, मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद ये दो ग्रंथ लिखे थे। नेक्स्ट है लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मोरे कवित बनावत, ये किसकी उक्ति है? ठाकुर, बोधा, आलम या घनानंद? तो ये उक्ति जो है यहाँ पे ठाकुर दिया है, पर ये उक्ति जो है वो घनानंद की है। घनानंद ने कहा था कि लोग है लागी कवित बनावत, मोहे तो मोरी कवित बनावत। मतलब कि लोग तो अपनी कविता बनाते हैं पर मैं अपनी आत्म अनुभूति से कविता बनाता हूँ। तो लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मोरे कवित बनावत, ये उक्ति घनानंद की है। ठीक है, नेक्स्ट है आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आपको चार ऑप्शंस दिए हुए थे यहाँ पे, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ताराकांत बंदोपाध्याय और महात्मा गांधी। तो फिर ये तो बहुत सिंपल हो गया कि आवारा मसीहा जो है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, आत्मकथा नहीं है। इसको लिखा किसने है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तो हमारे राष्ट्रगीत से जुड़े हुए हैं। इन्होंने वंदे मातरम लिखा था, कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से। ताराकांत बंदोपाध्याय जो है वो बंगाली साहित्यिक है। और महात्मा गांधी को तो हम सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नहीं थे? महावीर श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी या पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन हम जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को तो सब जानते हैं, पर श्याम सुंदर दास ने शुरू किया था 1900 में। फिर 1907 में शायद महावीर प्रसाद द्विवेदी जुड़े, उसके बाद आए थे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पर गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है आपको सुमेलित करना है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको आदिकाल का नामकरण दिया हुआ है और किसने कौन सा नाम दिया, आपको सुमेलित करना है। अगर आप वीडियोस देखते आए हैं मेरे तो ये तो तुरंत सुमेलित हो जाएगा। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा था, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित कवियों में कौन पुष्टि मार्गी नहीं है? सूरदास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और हित हरिवंश? तो हम जानते हैं कि सूरदास जी को तो पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठल नाथ ने कहा था, तो ये तो है। ठीक है, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी ये दोनों जो है ये आपके क्या बोलते हैं उसको,
अष्टछाप के कवि है। पर हित हरिवंश जो है इनका नाम आपको कहाँ मिलेगा? राधा वल्लभ संप्रदाय में, ये उसके प्रवर्तक है। तो हित हरिवंश जो है वो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है, पुष्टि मार्गी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपको ये काव्य ग्रंथ दिए गए हैं और आपको मिलाना है। तो चंदायन तो हम जानते हैं कि चंदायन किसकी है? आपकी मुल्ला दाऊद की है। हंसावली असाइद की है। मृगावती कुतुबन की है। तो एक लास्ट बचा माधवन माला, ये हो जाएगी गणपति की। आपने मेरा भक्ति काल वाला निर्गुण शाखा का वीडियो देखा होगा, तो ये भी आपका बहुत आराम से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, भागीरथ मिश्र या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल, श्र और श्र से याद रखना कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इससे एक क्वेश्चन और बनता है ना कि किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने का सुझाव दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि अगर कोई चाहे तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कह सकता है, पर कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बाकी नाम देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा और भागीरथ मिश्र ने कला या रीति श्रृंगार संबंधी नामकरण किया। नेक्स्ट है समांतर कहानी के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो ऑप्शंस हैं अज्ञेय, कमलेश्वर, जगदीश गुप्त या अमृत राय। तो समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 1970 के दशक में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और सारिका पत्रिका इसके मंच रही थी। ठीक है, नई कहानी के प्रवर्तक है आपके मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। सचेतन कहानी की है मनदीप महीप सिंह, सहज कहानी की अमृत राय और समांतर कहानी की कमलेश्वर। नेक्स्ट है आपको अलग अलग वाद दिए हुए हैं और आपको जोड़ना है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि अनुमितिवाद है। तो अनुमितिवाद से जुड़े हुए कौन है? शंकुक है। भक्तिवाद, भक्तिवाद से जो जुड़े हुए हैं वो है भट्टनायक। उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद से जुड़े हैं भट्टलोलक और अभिव्यक्तिवाद से जुड़े हैं अभिनव गुप्त। तो ऑप्शन आपका मिलान हो गया। अनुमितिवाद शंकुक, भक्तिवाद से जुड़े हैं भट्टनायक जिसको भुक्तिवाद भी बोला जाता है, उत्पत्तिवाद से जुड़े हैं भट्टलोलट और अभिव्यक्तिवाद से जुड़े हैं अभिनव गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये चारों ही है। नेक्स्ट देखते हैं को घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। इस पद में कौन सी वक्रता है? पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, वर्ण विन्यास या वाक्य वक्रता। तो कुंतक का जो वक्रोक्ति सिद्धांत है इसमें से आपको इसका चमत्कार पता चलता है कि जो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? वृष भानुजा। वृष भानुजा में क्या होता है? अर्थ का चमत्कार हो रहा है ना। तो अर्थ का चमत्कार हो रहा है, किससे उत्पन्न हो रहा है? व्यंजना से उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका पद पूर्वार्ध हो जाएगा। ये शाब्दी व्यंजना और श्लेष के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है कि राधा और वृषभ प्लस अनुजा से गाय का अर्थ निकलता है। वृषभानुजा मतलब वृषभ का अनुज। वृषभ का अनुज कौन हो जाते हैं? आपका गाय का अर्थ निकलता है। ठीक है, इस पंक्ति में आपको अलंकार भी पूछता है तो वो भी याद रखना है। नेक्स्ट है प्रतीयमान शब्द का संबंध किस सिद्धांत से है? ध्वनि, रस, अलंकार या रीति। तो प्रतीयमान, प्रतीयमान का मतलब क्या होता है? वो प्रत्यक्ष वाच्यार्थ से आगे व्यंजित होता है या संकेतित होता है। कि आनंदवर्धन का जो ध्वनि सिद्धांत है वो व्यंग्यार्थ या प्रतीयमान अर्थ को विशेष महत्व देता है। तो प्रतीयमान का संदर्भ जो होता है, संबंध, वो होता है आपका ध्वनि सिद्धांत से। ठीक है, रस सिद्धांत से रस की अनुभूति होती है। अलंकार सिद्धांत से काव्य अलंकार के सौंदर्य होते हैं और रीति सिद्धांत से काव्य की शैली पता चलती है। और ध्वनि सिद्धांत से संबंधित है आनंदवर्धन। नेक्स्ट है चित्त तुरंग न्याय की बात किस रस निष्पत्ति के संदर्भ में कही गई है? भट्टलोयक, लोलट, भट्टनायक, श्रीशंकुक या अभिनव गुप्त। तो आपको चित्र तुरंग न्याय, जो 7 घोड़े रहते हैं अगर उनको देखोगे तो दौड़ते हुए और चलते हुए दोनों प्रतीत होते हैं। ये वो वाला है जिसमें हमको पता नहीं चलता है कि वो घोड़े चल रहे हैं कि दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है, इसमें क्या होती है? शंका होती है ना। तो याद रखना चित्र तुरंग न्याय जो है वो श्री शंकुक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोलट जो है वो उत्पत्ति से, शंकुक अनुमान से, भट्टनायक भुक्ति से और अभिनव गुप्त अभी अभिव्यक्ति से।
नेक्स्ट है शब्दार्थो सहितो काव्यम। ये किसका कथन है? शब्दार्थो सहितो काव्यम मतलब शब्द और अर्थ का स्वभाव या सामंजस्य ही क्या है? काव्य है। तो ये कथन है भामा का। भामा ने काव्य अलंकार में काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए कहा था शब्दार्थो सहितो काव्यम मतलब शब्द और अर्थ का सामंजस्य ही काव्य है। दंडी जो थे इन्होंने काव्यादर्श दिया, भामा ने काव्यालंकार, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण और कुंतक ने वक्रोक्ति जीवित। भामा जो है वो शब्द और अर्थ की बात करते हैं, आनंदवर्धन जो है वो ध्वनि की बात करते हैं, कुंतक जो है वो वक्रोक्ति की बात करते हैं, वामन रीति की और क्षेमेंद्र औचित्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि सिद्धांत का खंडन निम्नलिखित में से किस आचार्य ने किया? आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, आचार्य मम्मट या आचार्य महिम भट्ट। तो ध्वनि सिद्धांत का जो खंडन किया था ध्वनि सिद्धांत था किसका? आनंदवर्धन का था। ठीक है, आनंदवर्धन का जो ध्वनि सिद्धांत था उसमें आपको काव्य वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से अतिरिक्त जो व्यंग्यार्थ या प्रतिमान स्पष्ट होता है उसको हम काव्य की शक्ति बताते हैं। पर महिम भट्ट ने क्या बोला था कि व्यंजना जो है वो स्वतंत्र शब्द शक्ति नहीं है। उन्होंने इसका विरोध किया और व्यंग्यार्थ की व्याख्या जो है वो अनुमान के माध्यम से करने का प्रयास किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य महिम भट्ट। इन्होंने व्यक्ति विवेक में आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत का खंडन किया। अभिनव गुप्त जो है वो आपके ध्वन्यालोक की लोचन टीका लिखी और ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक है। मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखी और महिम भट्ट जो है व्यक्ति विवेक और ध्वनि का खंडन किया। ध्वनि के समर्थक में आते हैं आनंदवर्धन, व्याख्याता में आते हैं अभिनव गुप्त और खंडनकर्ता में है महिम भट्ट। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं दंडी, वामन, रुद्रट या मम्मट। तो काव्य प्रकाश जो है वो मम्मट की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये संस्कृत काव्य शास्त्र का ग्रंथ है जिसमें काव्य, शब्द शक्ति, दोष, गुण, अलंकार, रस सारे काव्य शास्त्रीय विषयों की विवेचना की गई है। तो दंडी जो है वो काव्यादर्श से, वामन जो है वो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति या रीति सिद्धांत से संबंधित है, रुद्रट जो है वो काव्य अलंकार से और मम्मट जो है इनकी रचना है काव्य प्रकाश। नेक्स्ट है जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामदहिन मिश्र या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान अवस्था कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये जो कथन है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कुछ याद नहीं आए ना तो शुक्ल जी का कथन जो रहता है वो बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो शुक्ल जी को ही बहुत ज्यादा आंसर्स में आप अगर नहीं आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अगर चांस लेना है तो शुक्ल जी पे ले सकते हो क्योंकि 70 to 80% उन्हीं के कथन मिलते हैं हमको जब भी हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं। बाकी याद तो रखना है पर नहीं रहे तब की ट्रिक है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए काव्यालंकार, साहित्य दर्पण, काव्यानुशासन और ध्वन्यालोक कौन सा किससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमको कौन सा याद है। तो ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक किसका है? आनंदवर्धन का है। तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। डी का फर्स्ट किस में है? 3-3 में है। ठीक है, तो ये ट्रिक काम नहीं किया। फिर हम देखते हैं काव्यालंकार। तो अलंकार, अलंकार का किसके है संबंध? भामा से है। तो ए का सेकंड हो जाएगा। तो ए का सेकंड और डी का फर्स्ट मतलब सी और डी में से एक आंसर रहेगा। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण और काव्यानुशासन। तो साहित्य दर्पण किसका है और काव्यानुशासन किसका है हमको वो बताना है। तो हमको पता है कि काव्यानुशासन जो है वो आपके किसका है? हेमचंद का है। और साहित्य दर्पण जो है वो विश्वनाथ का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए का सेकंड, काव्यालंकार भामा, साहित्य दर्पण हो जाएगा हमारा विश्वनाथ, काव्यानुशासन हेमचंद्र और ध्वन्यालोक आनंदवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं भामा जो है वो काव्यालंकार के हैं, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, हेमचंद्र का काव्यानुशासन है और आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक है। नेक्स्ट सुमेलित करना है हमको उनके काव्य परंपरा से। तो आनंदवर्धन तो ध्वनि सिद्धांत ही है तो ए का फोर्थ हो जाएगा। ए का फोर्थ ए और डी में है तो ए और डी में से कोई एक आंसर होगा। अब है वामन, मम्मट, क्षेमेंद्र। तो क्षेमेंद्र, मम्मट और वामन का आपको बताना है। तो क्षेमेंद्र जो है वो औचित्यवाद से संबंध रखते हैं। तो डी का थर्ड, किस में है आपका? डी का थर्ड आपका है ए नंबर में।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। वामन देख लेते हैं, तो वामन जो है वो आपके संबंधित है किससे? रीति से, और मम्मट संबंधित है वक्रोक्ति से। ठीक है, तो यहाँ पर हमको आंसर मिल गया आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत, वामन रीति सिद्धांत, मम्मट वक्रोक्ति और क्षेमेंद्र औचित्य। तो बहुत सारे केसेस में जब भी जोड़ी मिलाव आता है ना, तो आपको जो पता है आप पहले उसको मिलाया करो, फिर उससे देखो कि गलत ऑप्शंस कटते हैं, फिर हमको सही आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, वक्रोक्ति के जो प्रमुख आचार्य है वो कुंतक है और उनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवित। पर ऑप्शंस में आपको ये दे दिया था, इसलिए उससे देखकर हम उत्तर लगाए हैं, पर हमको याद रखना है कि वक्रोक्ति संप्रदाय जो है वो कुंतक का है। नेक्स्ट है, किस दर्शन में यथार्थ, समग्रता और क्रमबद्धता को नकारा गया है? ऑप्शंस हैं आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद। तो किस दर्शन में यथार्थ, समग्रता और क्रमबद्धता को नकारा गया है, वो जो है उत्तर आधुनिकतावाद। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो एक सार्वभौमिक सत्य, निश्चित यथार्थ, समग्रता और एक रेखीय इतिहास को नहीं स्वीकार करता। ये बहुलता, विखंडन, विविधता और स्थानीय व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देता है। आधुनिकतावाद जो है वो तर्क, आधुनिकता, व्यक्ति और नए प्रयोग पर है। अस्तित्ववाद जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्तित्व, चयन और चिंता की बात करता है। मार्क्सवाद जो है वो वर्ग संघर्ष, आर्थिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन की बात करता है। और उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो विखंडन, बहुलता और एक सत्य का विरोध करता है। नेक्स्ट है, रामायण मेला के आयोजन की परिकल्पना किस विचारक की है? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या राम मनोहर लोहिया। तो रामायण मेला, रामायण की जो महत्व है भारतीय संस्कृति में, उसके महत्व को देखते हुए रामायण मेला की परिकल्पना की गई थी, जिसमें रामायण को सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति को समझने के लिए माना था। किसने माना था? राम मनोहर लोहिया ने। तो रामायण मेला जो परिकल्पना है, ये विचार है राम मनोहर लोहिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, अलग अलग समाज दिए गए हैं, उसको आपको सुमेलित करना है। ऑप्शंस में है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज और प्रार्थना समाज। तो सबसे पहला ब्रह्म समाज हम सब जानते हैं राजा राम मोहन राय है। आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती है। तो ए का थर्ड और बी का फोर्थ किसमें दिया हुआ है? आपका सी नंबर में। तो देखिए आपको यहीं से आंसर आराम से मिल जाता है। बाकी आपको याद रखना है कि सत्यशोधक समाज जो है वो ज्योतिबा फुल्ले का है, और प्रार्थना समाज जो है वो महादेव गोविंद रानाडे का है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज 1873 और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और रानडे जो थे इसके गोविंद महादेव गोविंद रानाडे, ये इसके प्रमुख नेता रहे हैं। तो प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग का भी नाम आता है। अब हमको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में मिलान करना है कि अपने अपने पिंजरे, जूठन, सिकंजे का दर्द और मुर्दहिया किसकी किसकी रचना जो है, ये रचनाएं जो है किसकी किसकी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मुर्दहिया जो है वो तुलसीराम जी की आत्मकथा है। तो डी का थर्ड हो जाएगा, किसमें दिया है? डी नंबर में दिया है। ऐसे आपको आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, जो मेन है ना वो हमको अगर याद आ जाता है तो हमको बाकी के आंसर्स मिल जाते हैं। तो डी का थर्ड हो जाता है, मुर्दहिया तुलसीराम की आत्मकथा है। अगर आप थोड़ा सा भी आत्मकथा सेक्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें तुलसीराम की आत्मकथा आती है। जीवनी पढ़ेंगे तो हरिवंश राय बच्चन की जीवनी आती है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप थोड़ा सा भी सेट के लिए पढ़ते हैं ना, तो काफी ज्यादा चांसेस है आपके आपका सेट निकल सकता है। एटलीस्ट कम से कम लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स ही पढ़े ना, तो उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अपने अपने पिंजरे। तो अपने अपने पिंजरे किसकी है? मोहनदास नैमिष की है। जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, और सिकंजे का दर्द जो है वो सुशीला टाग भौरे की है। ठीक है, ये सब जो है महत्वपूर्ण दलित आत्मकथाएं हैं, ये हमको याद रखना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन, तुलसीराम मुर्धिया, मोहनदास नैमिषराय अपने अपने पिंजरे और सुशीला टागभौरे शिकंजे का दर्द। क्या है? ये आत्मकथाएं हैं। अगला है, यदि समाजवाद के दो शब्दों में परिभाषित किया जाए तो वे है समानता और समृद्धि। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, डॉक्टर अंबेडकर या राम मनोहर लोहिया। तो समाजवादी चिंतन से संबंधित कौन है? तो सामाजिक समानता, जाति विरोध, आर्थिक न्याय और अवसर की समानता को महत्वपूर्ण मानते थे राम मनोहर लोहिया। तो समाजवाद को दो शब्दों में परिभाषित किया जाए तो वो है समानता और समृद्धि। ये कथन है राम मनोहर लोहिया का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के कितने चरण माने हैं? 2, 6, 3 या 4? तो राम मनोहर लोहिया जो है, रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के 3 चरण माने हैं। 3 चरण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 चरण कौन-कौन से हैं? आपको नवजागरण में सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना का विकास देखा गया। तो ये शुरू होता है भारतेंदु युग से, फिर जाता है द्विवेदी युग में, फिर आता है राष्ट्रीय चेतना का विकास। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित कौन सी कृति है? शेखर एक जीवनी, सुनीता, जहाज का पंछी या महाभोज? तो मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित जो कृति है उसका नाम है महाभोज। महाभोज जो है ये आपका मन्नू भंडारी की रचना है और जिसका केंद्रीय सरकार के सरोकार क्या है? राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, सत्ता और जनजीवन। शेखर एक जीवनी जो है वो अज्ञेय की जीवनी है। सुनीता जो है वो जैनेन्द्र की है और ये दोनों मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि का प्रभाव दिखता है, पर मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है आपकी महाभोज। जहाज का पंछी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हिंदी के जातीय परंपरा के संस्थापक है, ये कथन किसका है? जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा या बालकृष्ण भट्ट? तो भारतेंदु हिंदी की जातीय या राष्ट्रीय परंपरा के विकास में संस्थापक है, ये कथन है रामविलास शर्मा का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का कथन है कि भारतेंदु हिंदी की जातीय परंपरा के संस्थापक है। एक कथन को बार बार मैं इसलिए पढ़ती हूँ ताकि आपको वो कथन याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग के रचनाकार कौन नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? तो द्विवेदी युग के रचनाकार में जो नहीं है वो हो जाएंगे आपके माखनलाल चतुर्वेदी, क्योंकि ये राष्ट्रीय काव्य धारा के छायावाद के जो उत्तर काल का युग है उससे जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये तीनों जो है द्विवेदी युग के रचनाकार है। श्रीधर पाठक और राम नवेश त्रिपाठी का भी नाम आता है। हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास, जिनको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। और मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है भारत भारती, जिसके लिए इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, समता, स्वतंत्रता और बंधुता का संबंध किस दर्शन के आधार बिंदु से है? गांधी दर्शन, लोहिया दर्शन, अंबेडकर दर्शन या मार्क्सवादी दर्शन? तो समता, स्वतंत्रता और बंधुता, इसका संबंध जो है ये आपके अंबेडकर दर्शन से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंबेडकर दर्शन में समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात की गई थी। गांधी जी का जो दर्शन है वो सत्य, अहिंसा और ग्राम स्वराज है। लोहिया जी का समाजवाद और सप्त क्रांति है और मार्क्सवाद जो है वो वर्ग संघर्ष की बात करता है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के जो अध्याय का विभाजन हुआ है उसका नाम क्या है? प्रकरण है, समय है, सर्ग है या कांड है? तो पृथ्वीराज रासो के जो 69 अध्याय है, इन 69 अध्याय को कहा जाता है समय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आदिकाल की वीरगाथा काल की रचना है। इसके रचयिता है चंद्रबरदाई और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य और चंद्रबरदाई को पहला महाकवि माना है। ठीक है, रामचरितमानस के जो है प्रकरण उनको कांड कहा गया है। प्रकरण नहीं, महाकाव्य जो है आपका पद्मिनी, इसको सर्ग कहा गया है। ठीक है, और बहुत सारे में हम लोग प्रकरण भी लेते हैं, पर बाकी हमको याद रखना है कि रासों के जो खंड है उसको समय कहा गया है। नेक्स्ट है, गीत फरोश कविता में फरोश शब्द का क्या अभिप्राय है? रचनाकार, विक्रेता, शिल्पकार या गायक? तो फरोश का मतलब होता है बेचने वाला, तो गीत फरोश कविता में फरोश शब्द का अभिप्राय है विक्रेता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीत फरोश जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है। कविता आधुनिक साहित्य में कला के बाजारीकरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, कामायनी का कर्म है भाववृत्त, कर्मवृत्त और ज्ञान वृत्त के सामंजस्य द्वारा समरसता और उसके फल स्वरूप आनंद की सिद्धि, ये कथन कौन से लेखक का है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी या रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो कामायनी का कर्म है भाव वृत्त, कर्म वृत्त और ज्ञान वृत्त के सामंजस्य द्वारा
समरसता और उसके फलस्वरूप आनंद की सिद्धि। तो ये कथन है नंदुलारे वाजपेयी का। नंदुलारे वाजपेयी ने कामायनी संबंधी जो आलोचना की थी उसमें उन्होंने ये लिखा था। कामायनी में जो है ये आपकी जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। इसमें मनु के माध्यम से मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को समझने की बात की गई है। इसमें 3 मुख्य पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। मनु मन का, श्रद्धा हृदय का और ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। और इसमें 15 सर्ग हैं। नेक्स्ट है, करुणा बहुल होने के कारण बुद्ध संबंधी साहित्य भी मुझे बहुत प्रिय रहा है। ये कथन किसका है? किस छायावादी रचनाकार का ये कथन है? तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये चारों जो है छायावाद के 4 स्तंभ भी आते हैं और ऊपर के जो 3 है ये छायावाद के वृहत त्रयी में आते हैं। ठीक है, और महादेवी वर्मा जी जो है इनका ये कथन है कि करुणा बहुल होने के कारण बुद्ध संबंधी साहित्य भी मुझे बहुत प्रिय रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। ये आत्मकथन किस कवि का है? मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल या नागार्जुन? तो एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। ये कथन जो है ये आत्मकथन है मुक्तिबोध जी का। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। इनके लिए कविता सिर्फ सौंदर्य या भावुकता नहीं बल्कि जीवन संघर्ष, सामाजिक यथार्थ, आत्म संघर्ष और विचार की अभिव्यक्ति है। मुक्तिबोध का जो रचना है उनका नाम है अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, एक साहित्यिक डायरी और चांद का मुंह टेढ़ा है। नेक्स्ट है, नैना अंतरी आओ तू ज्यों नैन झापेऊं, नाहू देखो और काहू ना तू देखन देऊं। ये पद किस कवि का है? कबीर, रैदास, घनानंद या रहीम? तो यहाँ पे देखिए ये जो है, नैनम अंतरी आव तू ज्यों नैन झपको। तो कवि जो है अपने आराध्य को कैसे रखना चाहते हैं? अपने नैन के अंदर, और ऐसे कि किसी और को दिखाई ना दे और वो उनसे अलग भी ना हो। ठीक है, ना हो देखूं और काहू ना तू देखन देऊं। तो ऐसा जो प्रेम बताया है वो बताया है कबीर दास जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एकांत प्रेम और भगवान के गहरे संबंध की बात करता है। ठीक है, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। रैदास भी निर्गुण भक्ति धारा के संबंधित है। घनानंद जो है वो रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित है। और रहीम जो है वो नीति, भक्ति और श्रृंगार के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण को किस रूप में चित्रित किया गया है? ऑप्शंस हैं लोक सेवक, वनवासी, राजा रानी या सन्यासी। तो प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का पहला उपन्यास महाकाव्य माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है और इसमें राधा कृष्ण को लोक सेवक के रूप में बताया गया है, प्रेमी प्रेमिका के रूप में नहीं बताया गया है, बल्कि लोकहित और लोक सेवा से जुड़े आदर्श के बारे में। तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसमें राधा कृष्ण की नई व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है, अष्टछाप के कवियों में किस कवि ने भ्रमर गीत प्रसंग पर कार्य नहीं किया है? तो अष्टछाप हम जानते हैं 1565 में विठल नाथ ने इसकी स्थापना की थी। विठल नाथ के 4 शिष्य और उनके पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। इन 8 को मिला करके अष्टछाप की स्थापना हुई थी, जिसमें 4 यहाँ पे चतुर्भुज दास, कुंभन दास, परमानंद दास और सूरदास, ये चारों है। पर इसमें से जिसने भ्रमर गीत पर प्रसंग नहीं लिखा है वो है कुंभन दास जी। कुंभन दास जी जो है वो अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि थे और सबसे कनिष्ठ में आते हैं नंददास। ठीक है, इसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास और कृष्णदास। और विठलनाथ के 4 शिष्य हैं नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। नेक्स्ट है, कौन सा कविता नागार्जुन की नहीं है? कालिदास, खुरदुरे पैर, भूल गलती या मनुष्य हूँ? तो भूल गलती जो कविता है ये मुक्तिबोध जी की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नागार्जुन की कविता कौन कौन सी है? कालिदास, खुरदुरे पैर और मनुष्य हूँ। इसके अलावा और है अकाल और उसके बाद और शासन की बंदूक। नेक्स्ट है, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इहि काल, अली कली ही 100 बंदियों, कौन आगे कौन हवाला? तो नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इहि काल, अली कली ही 100 बंदियों, आगे कौन हवाला? ये किस राजा के संदर्भ में लिखा गया? तो ये दोहा जो है ये नहीं परागु नहीं मधुर वधु, ये जो है बिहारी सतसई से संबंधित है, जो बिहारी की है। और बिहारी जो है वो किस राजा के दरबार में थे? राजा जयसिंह के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अली कली जो संबंध है ये भौरे और कली के माध्यम से उन्होंने
बताया है कि फूल में ना पराग है, ना मधुर मधु और ना विकास हुआ है, फिर भी भौरा कली से बंधा हुआ है, जिसमें व्यंग्य के माध्यम से राजा जयसिंह को उनके कर्तव्य की ओर संकेत किया गया था। जब उनकी शादी हुई थी उसके बाद वो राजकाज पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो ये अली कली से याद रखेंगे कि अली कली जो है वो अली भौरे को बोला गया है और कली कली को बोला गया है, और इस आधार पर उन्होंने राजा जयसिंह पर व्यंग्य किया था। बिहारी ने बिहारी सतसई में, तो इससे हमको और क्या क्वेश्चन मिल जाता है कि बिहारी जो है वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है। छत्रसाल जो है वो भूषण के काव्य से संबंध रखेंगे। जय सिंह जो है वो बिहारी के आश्रयदाता है। रमान सिंह जो है वो अकबर के नौरत्न थे। और विक्रम सिंह जो है वो रीति काल के संदर्भ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्वती और मिसरानी किस उपन्यास के पात्र हैं? मैला आंचल, राग दरबारी, देवरानी जेठानी की कहानी या दिव्या? तो पार्वती और मिसरानी जो है ये आपके हिंदी का जो आरंभिक उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, इसमें आते हैं, जो पंडित गौरी दत्त जी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी का आंचलिक उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का है। और दिव्या जो है वो यशपाल जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरा जट्टा गांव में बसे हिंदू मुस्लिम और सिख समुदाय की जिंदगी पर आधारित कृष्णा सोबती का एक उपन्यास है। मित्रों मरजानी, जिंदगी नाम, समय, सरगम या चारों के बाद? तो डेरा जट्टा गांव में जो बसे हिंदू मुस्लिम और सिख समुदाय की जिंदगी पर आधारित कृष्णा सोबती की जो उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है आपका जिंदगी नामा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें किसी एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे गांव की कहानी है, उनके समाज, भाषा, लोक संस्कृति, सामुदायिक जीवन मिलेगा। ठीक है, तो कृष्णा सोबती ने मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, समय, सरगम और चारों के चार, ये सारी चीजें लिखी है। पर जो हमको पूछा था कि ग्रामीण समाज के बारे में, तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख तीनों के बारे में, तो वो आपका जिंदगी नामा में है। नेक्स्ट है, नरकुंड में बांस, ये किस उपन्यास का दूसरा खंड है? धरती धन्ना अपना, राग दरबारी, मुर्दहिया या मानस का हंस? तो नरकुंड में बांस, नरकुंड में बांस जो है वो जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है। धरती धन्ना अपना इसका दूसरा खंड है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस उपन्यास के लेखक का भी नाम याद रखना है, जगदीश चंद्र। राग दरबारी तो श्रीलाल शुक्ल जी की है। मुर्दया तुलसीराम जी की आत्मकथा है जो दलित उपन्यास है। और मानस का हंस है अमृतलाल नागर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत पढ़ने लिखने से आदमी की बुद्धि कुछ ऐसी निर्बल हो जाती कि बड़े बड़े फिलोसोफर छोटी बातों में चक्कर खाने लगते हैं, ये किस उपन्यास से लिया गया है? शेखर एक जीवनी, परीक्षा गुरु, कर्मभूमि या गोदान? तो बहुत पढ़ने लिखने से आदमी की बुद्धि कुछ ऐसी निर्बल हो जाती है कि बड़े बड़े फिलोसोफर छोटी बातों में चक्कर खाने लगते हैं, ये जो लिया गया है परीक्षा गुरु से लिखा गया है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, जो हिंदी का आरंभिक उपन्यास में नाम लेते हैं और पहला उपन्यास भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें शिक्षा, समाज, अंग्रेजी प्रभाव, दिखावा और सामाजिक व्यवहार पर व्यंग्य है। शेखर एक जीवनी तो अज्ञे की है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की है, कर्म भूमि और गोदान दोनों प्रेमचंद जी की है। नेक्स्ट है, सतगुरु सेवा सत्य करी, माने सत्य विचार, सेवक चेला सत्य सो, जो गुरु वचन निहार? ये किस उपन्यास से ली गई है? गोदान, झूठा सच, मैला आंचल या राग दरबारी? तो सतगुरु सेवा सत्य करी करे विचार, सेवक चेला सत्य सो, जो गुरु वचन निहार, ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, उससे संबंधित है, जिसमें लोकगीत, लोक भाषा, लोक विश्वास, लोक कथाएं ये सब है। ये मेरीगंज गांव की कथा है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, गोदान जो है झूठ प्रेमचंद जी की है, झूठा सच यशपाल और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट है, तामस उपन्यास को साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो ये तो भाई बस आपको अगर याद रहा तो बनेगा, नहीं रहा तो नहीं बनेगा। ऑप्शन है सन 1975, 70, 77 या 73। तो तमस उपन्यास किसका है? भीष्म साहनी का है। तो इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब मिला था? 1975 में मिला था। ये किसकी किसकी कहानी है पूछेगा तो ये विभाजन की जो त्रासदी है ना, उसके बारे में ये कहानी थी। ठीक है, झूठा सच से आपको कंफ्यूज नहीं होना, झूठा सच यशपाल का है। नेक्स्ट उपन्यास को उसके पात्रों से मिलाना है, राग दरबारी, मैला आंचल, तमस और बाणभट्ट की आत्मकथा। पात्र है शनिचर, लीजा, निपुणिका और डॉक्टर प्रशांत। तो यहाँ पे देखिए कि आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि आपको कौन कौन सा उपन्यास यहाँ पे दिया है, और फिर हमको देखना है कि उसके पात्र कौन है।
तो जो राग दरबारी है, राग दरबारी के जो पात्र हैं वो है शनिचर, मैला आंचल का जो पात्र है वो है डॉक्टर प्रशांत, तमस उपन्यास का पात्र है, तमस का जो पात्र है वो है लीजा और बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं निपुणिका। तो ऑप्शन नंबर आप देखते हैं राग दरबारी मिलेगा इससे। राग दरबारी किससे मिल रहा है? शनिचर से। मैला आंचल मिल रहा है आपका डॉक्टर प्रशांत से, तमस मिल रहा है लीजा से और बाण भट्ट की आत्मकथा निपुणिका से। राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है, तमस भीष्म शानी का है और बाण भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है रेत समाधि किसकी रचना है? रेत समाधि एक उपन्यास है। ऑप्शन है संजीव, रणेंद्र, मृदुला गर्ग या गीतांजलि श्री। तो रेत समाधि जो है आपका टॉम्ब ऑफ सैंड एक उपन्यास था, उसका अंग्रेजी अनुवाद इसका है टॉम्ब ऑफ सैंड। इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और ये रचना जो है वो गीतांजलि श्री की है। संजीव जो है ये सामाजिक जीवन से केंद्रित है, रणेंद्र जो है ग्लोबल गांव के देवता और मृदुला गर्ग जो है वो चित्त कोबरा और काठ गुलाब की रचना इन्होंने लिखी, कट गुलाब। और गीतांजलि श्री की है रेत समाधि जिसका टॉम्ब ऑफ सेंट इंग्लिश संस्करण है। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का केंद्रीय चरित्र। बाणभट्ट का जन्म किस वंश में हुआ? वात्स्यायन, गुलाम, चोल या पल्लव? तो बाणभट्ट की आत्मकथा का जो केंद्र है कौन है? चरित्र बाणभट्ट। इसका जन्म हुआ था वात्स्यायन वंश में। तो ये आपको याद रखना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। इसका केंद्रीय पात्र है बाणभट्ट और इसका जन्म हुआ था वात्स्यायन वंश में। बाकी रचनाएं इनकी आती है पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख और अनामदास का पोथा। नेक्स्ट है गोदान उपन्यास में कितने प्रकरण है? 32, 42, 40 या 36? तो गोदान उपन्यास जो है इसमें आपके 36 प्रकरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान। इसके मुख्य पात्र है होरी और धनिया, जिसमें किसान जीवन, आर्थिक शोषण, जमींदारी व्यवस्था, ग्रामीण शहरी जीवन और सामाजिक विषमता की बात की गई है। नेक्स्ट धुलाई वाली कहानी में कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की घटना को केंद्र में रखा गया है? मिर्जापुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से गाजीपुर, काशी से इलाहाबाद या इलाहाबाद से काशी? तो धुलाई वाली कहानी जो है इसमें आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा कि इस कहानी को एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मिर्जापुर से लेके इलाहाबाद तक की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राही कहानी में राही किस जुर्म में जेल में बंद था? सोना चोरी करने के, अनाज चोरी करने के, दवा चोरी करने के या कलम चोरी करने के? तो राही जो है इस कहानी में आपको मिलेगा कि गरीबी, भूख और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में। और इसमें जो जुर्म में जेल में बंद था वो था अनाज चोरी करने के जुर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानियों को उसके प्रकाशन वर्ष के साथ मिलाना है। मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है या एक प्लेट सैलाब? तो मैं हार गई ये 1968 की कहानी है। तीन निगाहों की एक तस्वीर 1966 की है। यही सच है 1959 की है और एक प्लेट सैलाब 1957 की है। और आपको याद रखना है ये सब चीज़ अगर याद रहेगी तो ही एग्जाम में बनेगा क्योंकि इसमें कोई ट्रिक काम नहीं आती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनेन्द्र की कहानियों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है? वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात और फांसी, ये चार कहानियां हैं। अब आपको सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आती है फांसी, फिर आती है वातायन, फिर आती है एक रात, फिर आती है नीलम देश की राजकन्या। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अपना भाग्य कहानी में लेखक अपने मित्र के साथ कहाँ बैठा रहता है? रायपुर के किसी सड़क पर, इलाहाबाद की किसी सड़क पर, हरिद्वार की किसी सड़क पर या नैनीताल की किसी सड़क पर? तो अपना अपना भाग्य कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो इसका संक्षेप में ये कहानी यही है कि लेखक और उसके मित्र घूमने जाते हैं नैनीताल। नैनीताल की ठंडी में उनको एक लड़का मिलता है। वो लड़का जो रहता है वो अपने गांव से भाग करके, क्योंकि वहां बहुत गरीबी रहती है, भाग के शहर आता है। शहर में वो नैनीताल में नहीं, कहीं वो काम कर रहा होता है। गांव से भागकर आता है होटल में और होटल का मालिक जो रहता है वो और उसका दोस्त आए रहते हैं। उसके दोस्त को किसी बात पे मार देता है, मारते मारते इतना मारता है कि वो मर जाता है। तो वो डर से भाग जाता है और भाग कर क्या करता है, सड़क पर बैठा रहता है। तब लेखक और उसके मित्र उसको मिलते हैं। तो वो लोग उसको, वो बच्चे को पैसे देते हैं, शायद ये खाना देते हैं। तो बोलता है मुझे कुछ काम दिला दो। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको काम दिलाने लेके जाते हैं अपने मित्र वकील के पास। पर वकील का कहना रहता है कि ये बच्चा पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो मैं इसका क्या काम दूंगा।
तो फिर वो लोग क्या करते हैं उसको ला करके वापस नैनीताल की सड़क में छोड़ देते हैं। वैसे जहाँ से लाए वापस छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है अगले दिन उनको सुबह वो बच्चे के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं रहता है। तो अगले दिन सुबह जब उनको खबर मिलती है कि वो वहाँ पर ठंड से अकड़ कर मर जाता है। तो ये अपना-अपना भाग्य कहानी है। ऑप्शन नंबर डी नैनीताल की सड़क पर। तो मेरा इतना सा सुझाव रहेगा कि जितनी भी कहानी और उपन्यास है ना वो आप कम से कम पढ़ ले या कुछ नहीं तो यूट्यूब पर सुन ले। तो उससे क्या होगा ना वो चीज़ आपको याद रहेगी क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखिए ये सिंपल सा था अगर कहानी पता रहती तो हमको पता रहता कि वो ठंडी में मरा था, कहाँ गया था नैनीताल में तो 2 नंबर हमको मिल जाएगा। तो ऐसे आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है परिंदे कहानी की नायिका लतिका किस स्कूल में शिक्षिका है कोलकाता के कॉन्वेंट स्कूल में, मध्य प्रदेश के कॉन्वेंट स्कूल में, नागपुर के पब्लिक स्कूल में या कुमाऊं के कॉन्वेंट स्कूल में। तो जो लतिका है परिंदे कहानी की नायिका वो जो है कुमाऊं के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका है। परिंदे जो है वो निर्मल वर्मा की कहानी है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई कहानी का जनक इनको बोला जाता है। अकेलापन और अस्तित्व बोध की बात है। नेक्स्ट है चीफ की दावत में चीफ किसके घर पर दावत पे जाता है? श्यामानाथ, श्यामनाथ, रामनाथ या सोमनाथ। तो ये तो वही चीज़ है आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि चीफ की दावत कहानी जो रहती है इसमें चीफ की दावत की जाती है घर पर। तो खाने अलग अलग बनाए जाते हैं प्रभावित करने के लिए अपने घर और परिवार को उनके सामने विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो वही मिडिल क्लास मेंटालिटी को बताया गया है कि अपने पास जो नहीं है तो पड़ोस से बर्तन ले आओ, उसके यहाँ से पर्दे ले आओ, उसके यहाँ से टेबल क्लॉथ ले आओ, वो चीज़ को बताते हैं। और इसमें जो जिसके घर पर दावत की जाती है उनका नाम है शामनाथ। भीष्म साहनी की कहानी है। नेक्स्ट है गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहे पैक्सा, मैं अपने मकान पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। किस कहानी की उक्ति है? राही, राज निर्बंसिया, कानों में कंगना या इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। तो गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहे पैक्सा, मैं अपने मकान या पत्नी को भेज दूंगा खिदमत के लिए। ये कहानी जो है वो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस कहानी से संबंधित है। ये जो है हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है जो सामाजिक विसंगतियां, पुलिस तंत्र, प्रशासनिक व्यवस्था, सत्ता व्यवस्था पर व्यंग करती है। तो हरिशंकर परसाई जी की जो और रचनाएं आती है उसमें भोलाराम का जीव, सदाचार की तावीज और वैष्णव की फिसलन है। और ये बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भोलाराम का जीव जो बताती है कि कैसे भोलाराम मर जाता है पर उसकी क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी रहती है तो उसकी पेंशन पास नहीं होती तो उसका जीव जाकर के पेंशन की फाइल में अटक जाता है। और फिर उसको लेने नारद मुनि आते हैं फिर उनको भ्रष्टाचार का पता चलता है। सदाचार की तावीज जो है वो उसमें क्या होता है भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाता है। तो सदाचार की तावीज बनवाई जाती है और सबको पहना दी जाती है। तो फिर उसके बाद लगता है कि अब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद आते हैं जब चेक करने के लिए तो देखते हैं सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो कैसे होता है तो पता चलता है जिसने तावीज़ बनाई थी उसने एक और तावीज़ बना दी थी। तो ऐसी-ऐसी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, 10 मिनट लेगी पढ़ने में पर बहुत मज़ा आता है और स्टोरीज़ याद रहेगी तो आप आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट है गैंग्रीन कहानी में मालती के पिता का नाम क्या है? रामेश्वर, सोमेश्वर, कामेश्वर या महेश्वर? तो गैंग्रीन कहानी जो है ये तो पात्र परिचय से जुड़ा हुआ है तो मालती के जो पिता हैं उनका नाम है कामेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशी का घटवार इस कहानी में गुसाई कितना आटा लक्ष्मा के आटे में मिला देती है? 5 सेर, 1 सेर, 3 सेर या 2 ढाई सेर? तो कोशी का घटवार ये जो कहानी है इसमें जो गुसाई है वो लक्ष्मा के आटे में 2 ढाई सेर आटा मिला देती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है महाभोज नाटक में जिस गांव में घटना घटित होने का उल्लेख किया गया है उसका नाम क्या है? सरोहा, कलछी, रामपुर या अकोला? तो महाभोज नाटक जो है वो मन्नू भंडारी का नाटक है। ये सरोहा गांव की घटना है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक सत्ता का जो खेल है, चुनावी स्वार्थ, आम जनता का शोषण, उसका चित्रण है। नेक्स्ट है ये नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है। वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई है। ये कथन किस नाटककार द्वारा अपने नाटक से संबंध में कहा गया है? तो स्वाधीनता की तलछट का चित्र ऑप्शंस है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मनु भंडारी, महाभोज, शंकर शेषेक और द्रोणाचार्य, धर्मवीर भारती, अंधा युग। तो ये जो है महाभोज की घटना है। ऑप्शन नंबर बी मन्नू भंडारी इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से देखिए आपको 3 और चीजें पता चलती है। बकरी जो नाटक है इसके राइटर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, एक और द्रोणाचार्य के हैं शंकर शेष और अंधा युग के हैं धर्मवीर भारती।
इसका कथानक देख लेते हैं तो बकरी जो है वो राजनीतिक व्यंग्य है, एक और द्रोणाचार्य जो है वो शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था की बात है और अंध युग जो है वो महाभारत के युद्धोत्तर नैतिक संकट की आधुनिक व्याख्या है। नेक्स्ट है रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को किसे उपहार में देने के लिए तैयार हो जाता है? शिखर स्वामी, शकराज, यवनराज या चंद्रगुप्त? तो जयशंकर का ऐतिहासिक नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जिसमें राजा रामगुप्त जो है अपनी स्थिति बचाने के लिए ध्रुव स्वामिनी को शकराज को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। ये रामगुप्त के चरित्र की कायरता और राजनीतिक दुर्बलता को सामने लाता है और चंद्रगुप्त जो है वो साहस और आत्मसम्मान का प्रतिनिधि बन के सामने आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शकराज। इस ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र कौन-कौन से हो जाएंगे? ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी और शकराज। नेक्स्ट है अंधेर नगरी के किस दृश्य में बाजार का चित्रण है? चौथा, पांचवा, दूसरा या तीसरा? तो अंधेर नगरी जब आप नाटक पढ़ेंगे तो वो नाटक कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है आपका जंगल से, जहाँ पे शहर के बाहर वो लोग रहते हैं और उसके बाद वहां से फिर दूसरा दृश्य आता है बाजार का। तो बाजार का दूसरा दृश्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। अंधेर नगरी नाटक जो है वो भारतेंदु हरीशचंद्र जी का नाटक है। इसमें हर व्यवस्था जो हर चीज रहती है बाजार में टके सेर मिलती है, तो इसमें टके सेर भाजी टके सेर खाजा का पता चलता है। नेक्स्ट है ये कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो, आस्था तुम लेते हो लोगे तो अनास्था कौन लेगा? अंधा युग के किस पात्र का है? संजय, याचक, विदुर या अश्वत्थामा? तो अंधा युग नाटक जो है वो धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती के नाटक में नैतिक विवेक और चेतना की आवाज है युद्ध और विनाश के बीच। आस्था, नैतिकता और विवेक का पक्ष रखते हुए विदुर कहते हैं कि ये कटु अनास्था अपने चरणों में स्वीकार करो, आस्था तुम लेते हो तो अनास्था कौन लेगा? तो ऑप्शन नंबर सी विदुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संजय जो है वो धृतराष्ट्र को आंखों देखा वर्णन करते हैं, विदुर जो है नीति विवेक और नैतिक चेतना की बात करते हैं, अश्वत्थामा जो है वो प्रतिशोध, हिंसा और विनाश की बात करते हैं, याचक जो है वो नाटक के प्रतीकात्मक और सामान्य जन पक्ष से जुड़ा है। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि अंधा युग नाटक जो है ये धर्मवीर भारती का नाटक है। महाभारत के युद्ध के बाद के समय की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है राजनीति और साहित्य की टकराहट और राजसत्ता बनाम सर्जनात्मकता किस नाटक की केंद्रीय विषय वस्तु है? सिंदूर की होली, आषाढ़ का एक दिन, महाभोज या अंधा युग? तो राजनीतिक और साहित्य की टकराहट और राजसत्ता बनाम सर्जनात्मकता ये जो नाटक की विषय वस्तु है उसका नाम है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो है वो मोहन राकेश के नाटक है, जिसमें केंद्रीय तनाव रचनाकार और राजसत्ता, सृजन और सत्ता और व्यक्तिगत जीवन और साहित्यिक महत्वाकांक्षा के बीच है। नाटक में आपको कालिदास का चरित्र रचनात्मक प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता हुआ मिलेगा। राजकीय संरक्षण मिलने पर उसका जीवन और साहित्य दोनों बदलते हैं और उनकी जो निजी संबंधों और संवेदनाओं में तनाव पैदा होता है उसकी बात है आषाढ़ के एक दिन के नाटक में। सिंदूर की होली जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की है जिसमें कालिदास और मल्लिका की बात हुई है। महाभोज मन्नू भंडारी की है जिसमें राजनीति और सत्ता की बात हुई है। अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती की है जो महाभारत के युद्ध के बाद के समय का जिक्र है। नेक्स्ट है दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहे एक हवा में सांस ले एक दूसरे उतने ही ज्यादा एक दूसरे को अजनबी महसूस करे। ये कथन आधे अधूरे नाटक के किस पात्र का है? स्त्री, पुरुष, लड़की, बड़ी लड़की या छोटी लड़की? तो आधे अधूरे में जो बड़ी लड़की है बिन्नी, वो ये बात बोलती है कि दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहे एक हवा में सांस ले उतने ज्यादा वो एक दूसरे को अजनबी महसूस करते हैं। वो अपने वैवाहिक जीवन, माता पिता के संबंधों से जो मानसिक तनाव है उसको व्यक्त करती है और उसके बाद बताती है कि साथ रहने से कैसे भावनात्मक दूरी बढ़ती है और आधुनिक महानगरी मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना आपको मिलेगी। आधे अधूरे जो है वो मोहन राकेश की कहानी है, नाटक है शायद। मोहन राकेश का नाटक है और इसके मुख्य पात्र में सावित्री, महेंद्रनाथ, बिन्नी, किन्नी और अशोक आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कानेविया किस नाटक की पात्र है? स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त या अजातशत्रु? तो कानेविया या कार्नेलिया आपको नाम मिलेगा जो कि जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। कार्नेलिया जो हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि ये सेल्यूकस निकोटस की पुत्री रहती है जिसकी चंद्रगुप्त से शादी होती है। तो कार्नेलिया इसमें भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए गीत भी गाती है जो भारत भूमि के प्रति उसके आकर्षण को बताता है। स्कंदगुप्त के जो पात्र है उसमें देवसेना और विजय आएंगे। ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त और चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त में कार्नेलिया है। अजातशत्रु में बाजीराव और अजातशत्रु।
नेक्स्ट है अंजू दीदी नाटक के दोनों अंकों के बीच कितने वर्ष का अंतराल है, 5, 10, 15 या 20। तो अंजू दीदी नाटक भी जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें आप देखोगे कि कैसे अंजू दीदी जो रहती है बहुत ज्यादा अनुशासन रखती है। तो उनकी दो लाइफ बताई गई है। तो पहला जो रहता है पास का है और उसके बाद उनका भविष्य बताया जाता है कि कैसे होता है। तो दोनों नाटक का जो अंतराल था ना वो था 20 साल का। तो पहला अंक आया था 1933 के समय का और दूसरा अंक जो था वो 1953 का था। तो दोनों अंकों के बीच का जो अंतराल है वो 20 साल का है। अंजू दीदी का 2 अंक आया है। उपेंद्र नाथ आशिक का नाटक है, 1955 में लिखा गया है और प्रत्येक अंक में 3 दृश्य है, कुल 6 दृश्य है। नेक्स्ट है महाभोज नाटक। तो हम शुरू से देखते हैं, महाभोज बन्नू भंडारी का नाटक है। अब क्वेश्चन है इसमें कितने दृश्य हैं, 7, 8, 11 या 12। तो महाभोज नाटक में आपको कुल 11 दृश्य मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबेरनाथ राय के निबंधों के प्रकाशन वर्ष के क्रम के अनुसार आपको सुमेलित करना है। प्रिया नीलकंठी, रसाखेटक, गंधमादन और निषाद बांसुरी। तो ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि इसका अगर आपको याद रहेगा तो ही आप बना पाओगे, नहीं तो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो करो और आ गया तो ठीक है। तो प्रिया नीलकंठी जो 1972 का नाटक है, सॉरी 1969 का नाटक है। रस आखेटक जो है ये 1971 का नाटक है। गंधमादन जो है वो 1972 का और निषाद बांसुरी 1973 का है। तो कुबेरनाथ राय की ये निबंध संग्रह का क्रम है। सबसे पहले प्रिया नीलकंठी 1969, रस आखेटक 1971, गंधमादन 1972 और निषाद बांसुरी 1973। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है, जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं? सही नहीं है। संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनना और परिष्कार करना। ये तो सही लग रहा है। हमारे यहाँ की आध्यात्मिक मन और बुद्धि से परी होती है, ये आत्मा का साक्षात अनुभव करना चाहती है। तो सी भी सही है। हमारी रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जाति, परिस्थिति, देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित नहीं है। तो आपको असत्य पूछा है, तो ये तो देख के पता चल रहा है कि जैसा देश वैसा भेष। तो जब हम जैसा देश वैसा भेष को मानते हैं तो सब बातें कैसे वातावरण से अलग हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, संवाद और एकालाप के निबंधकार का नाम लिखना है। तो संवाद और एकालाप ये निबंध जो है वो रमेश कुंतल मेघ की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रमेश कुंतल मेघ जो है वो हिंदी के आलोचक और निबंधकार हैं। ठीक है, अशोक वाजपेयी जो है वो कविता आलोचना संस्कृति लिखते हैं। मलयज डायरी और आलोचना लिखते हैं। रमेश कुंतल मेघ की आलोचना निबंध है। रमेश चंद्र शाह जो है वो निबंध और आलोचना कथा साहित्य लिखते हैं। नेक्स्ट है, रचनाकारों से सुमेलित करना है। सफर सुहाने, क ख ग, साहित्य समाज का दर्पण है और चैत्र चित्त मन महुआ। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, नीरजा माधव, रचना यादव, मृदुला गर्ग और पुष्पा भारती। तो यहाँ पे देखिए, सफर सुहाने जो है वो रचना यादव की है। क ख ग जो है वो पुष्पा भारती की है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये मृदुला गर्ग की है और चैत्र चित मन महुआ नीरजा प्रभाव की है। तो एक बार और देख लेते हैं, सफर सुहानी रचना यादव, क ख ग पुष्पा भारती, साहित्य समाज का दर्पण है मृदुला गर्ग और चैत्र चित मन महुआ नीरजा माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की सुंदरता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन के लिए नहीं। ये किस निबंध से ली गई है? संस्कृति और सौंदर्य, अशोक के फूल, उठ जाग मुसाफिर या मजदूरी और प्रेम। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है अशोक के फूल, उससे ये बात ली गई है कि सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की सुंदरता के अहंकार पर चोट करने के लिए अशोक के फूल लिखा गया है, जिसमें सिर्फ प्रकृति वर्णन नहीं है बल्कि अशोक के फूल को आधार बनाकर लेखक भारतीय संस्कृति, इतिहास, परंपरा और सांस्कृतिक चेतना पर विचार करता है। तो द्विवेदी जी के प्रमुख निबंधों में आएंगे अशोक के फूल, कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिरीष के फूल और वसंत आ गया। ट्रिक है आपको याद रखना, फूल दिखे तो प्रकृति मत समझना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो द्विवेदी जी संस्कृति के कवि है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही नहीं है? जिस प्रकार की आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो ये तो सही लग रहा है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है।
ये कथन भी सही लग रहा है। कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम नहीं लेना पड़ता, तो ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण के लिए कार्यक्षेत्र का और विस्तार कर देती है। तो यहाँ से हम देखते हैं सी नंबर जो है ये कथन गलत है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बोला था कि काव्य की दृष्टि में भाषा की विभिन्न शक्तियों और अर्थ की गहराई का महत्व है। सीधे अर्थ ग्रहण करने से नहीं होता, बिंब ग्रहण और भावानुभूति भी आवश्यक है। आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। शुक्ल जी कहते हैं अर्थ ग्रहण और बिंब ग्रहण दोनों काव्य दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और रस दशा, बिंब ग्रहण और लोक मंगल ये शुक्ल जी की ट्रिक है। नेक्स्ट है भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। इस निबंध का प्रकाशन वर्ष बताना है 1880, 60, 84 या 89। तो भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरीशचंद्र ने 1884 में बलिया के ददरी मेले में इस विषय पर भाषण दिया था, जो बाद में निबंध के रूप में प्रकाशित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1884। तो भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध कौन लिखा है, भारतेंदु हरीशचंद्र ने। कब दिया था ये भाषण, बलिया के ददरी मेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तव में सृजन, संपृक्तक, सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 और 40 के बीच। ये किस निबंध से लिया गया। शिवमूर्ति, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, दिल्ली दरबार दर्पण या उत्तर फाल्गुनी के आसपास। तो ये जो है ये है उत्तर फाल्गुनी के आसपास कुबेर नाथ राय के निबंध का अंश है, जिसमें 30 और 40 साल की जो आयु है उसको सृजन, संपृक्त, कर्मठ जीवन का महत्वपूर्ण चरण बताया गया है। नेक्स्ट है इनके निबंधों के प्राण भारतेंदु युग के हैं, शरीर द्विवेदी युग का। बाल मुकुंद गुप्त के विषय में ये उक्ति किस आलोचक ने कही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयनाथ नलिन, रमेश कुंतल मेघ या राहुल सांकृत्यायन। तो इनके निबंधों के प्राण भारतेंदु युग के हैं और शरीर द्विवेदी युग का। ये बाल मुकुंद गुप्त के विषय में आलोचना कही है जयनाथ नलिन ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समकालीन हिंदी निबंध पुस्तक किस प्रकाशन से प्रकाशित हुई। वाणी प्रकाशन, साहित्य मंडल प्रकाशन, ज्ञानपीठ प्रकाशन या हरियाणा साहित्य अकेडमी चंडीगढ़। तो समकालीन हिंदी निबंध पुस्तक ये प्रकाशन हुआ था आपका हरियाणा साहित्य अकेडमी चंडीगढ़ से। ठीक है, ये कमला प्रसाद से संबंधित बुक है समकालीन हिंदी निबंध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक कहानी ये भी इस रचना में लेखिका की माँ की क्या विशेषता थी। तो एक कहानी ये भी जो है वो मन्नू भंडारी की आत्मसंस्मरणात्मक लेखन है, जिसमें वो अपने परिवार, माता पिता, बचपन और व्यक्तित्व निर्माण की बात करती है और यहाँ अपने जीवन के एक पक्ष मतलब तलाक होने तक की बात को वो बताती है। वो अपनी मम्मी को क्या बताती है, धार्मिक स्वभाव की महिला, नास्तिक स्वभाव की महिला, विद्रोही स्वभाव की या डरपोक स्वभाव की। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा ट्रिक भी लगाना चाहोगे तो वो कभी भी अपनी मम्मी को विद्रोही या डरपोक या नास्तिक तो नहीं बताएंगी, धार्मिक ही बताएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी या आत्मकथा। तो माटी की मूर्तें जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें सामान्य ग्रामीण लोगों के व्यक्तित्व को लेखक ने जीवंत रूप में चित्रित किया है और संस्मरणात्मक रेखा चित्र का संग्रह भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 93 नंबर है, सिर्फ 8 क्वेश्चन और बचे हैं। 1 घंटा हो चुका है हमारा। नेक्स्ट है फाइल चलने लगी, फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के गिर्द बहुत भीड़ हो गई, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मल चले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। तो ये किस कथन पुस्तक की बात है। तो दबे हुए आदमी की बात किसमें हुई थी, आपूहुद्री, जामुन का पेड़, एक कहानी ये भी या आवारा मसीहा। तो दबा हुआ आदमी कहाँ दबा था, जामुन के पेड़ के नीचे दब गया था ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णचंद्र की कहानी है ये जामुन का पेड़, जो सचमुच फाइल चलने लगी वाली बात से आता है। ठीक है, इसमें जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दब जाता है, फिर कैसे पूरी अफसरशाही होती है बेचारे को निकालने के लिए, उसकी बात है। नेक्स्ट है अनगणित उन्मादों के क्षण है, अनगणित अवसादों के क्षण है। ये पंक्ति किस आत्मकथा से ली गई है। पसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, आपूहुद्री या नीड़ का निर्माण फिर। तो ये है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा से। अगणित उन्मादों के क्षण है, अगणित अवसादों के क्षण है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। इसकी 4 पार्ट्स हैं। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर है नीड़ का निर्माण फिर है बसेरे से दूर, फिर है 10 द्वार से सोपान तक।
नेक्स्ट है भोला राम का जीव कहाँ अटका था? तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, पेंशन की फाइल में भोला राम का जीव अटक गया था। 2 नंबर आपको फ्री में। नेक्स्ट है एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध ने स्तंभ के रूप में सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशन के लिए भेजी थी? वसुधा, पहल, नया खून या ज्ञानोदय? तो सबसे पहले प्रकाशन के रूप में जब उन्होंने भेजी थी तो नागपुर का जो साप्ताहिक नया खून था उसमें भेजी थी, तो वहां प्रकाशित हुई थी। बाद में ये वसुधा में प्रकाशित हुई और वहीं से इसका पुस्तक आकार विकसित हुआ। तो आपको याद रखना है, पहले भेजी गई थी नया खून में और बाद में जब पुस्तक बनी तो वो कहाँ से बनी? वसुधा से बनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक के अनुसार माटी की मूर्तें क्या चीज है? खूबसूरती है, जिंदगी है, रंगीनी है या कठोरता है? तो माटी की मूर्तें जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, जिसमें साधारण ग्रामीण पात्र के जीवन को जीवंतता से प्रस्तुत किया गया है। इसमें आपको जीवन की वास्तविक धड़कन दिखाई देगी, जो अपने आपको ये नहीं लगेंगे किसी साहित्य के पात्र है, ऐसे लगेंगे अपनी जिंदगी के संघर्ष को बता रहे हैं, संवेदना बता रहे हैं, मानवीय गुण, कमजोरियां, जो भी चीजें हैं, उसको ऐसा लगता है कि इंसान आपके सामने खड़ा है। तो ये जो है माटी की मूर्ति, ये जिंदगी को बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिनकर के मतानुसार निम्न में से संस्कृति के 4 अध्याय कौन कौन से हैं? आर्य, द्रविड़, मुस्लिम और अंग्रेजी प्रभाव, आर्य मंगोलियाई, द्रविड़ और डच प्रभाव, आर्य द्रविड़ डच अंग्रेजी प्रभाव या आर्य तिब्बती मुस्लिम अंग्रेजी प्रभाव? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है, जिसमें भारतीय संस्कृति के विकास को बताया गया है। तो इसमें जो 4 प्रभाव है भारतीय संस्कृति पर, सबसे पहले आर्य आए, द्रविड़ थे, मुस्लिम थे और अंग्रेजी प्रभाव पड़ा। तो इन चारों का प्रभाव बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, आप हुदरी में लेखिका किस वाद का प्रभाव पड़ा है? मार्क्सवाद, विखंडनवाद, फ्रायडवाद या अनुमतिवाद? तो आप हुदरी जो है वो रमणीका गुप्ता की आत्मकथा का दूसरा खंड है, जिसमें उनके जीवन और अनुभव का मनोविश्लेषणात्मक पक्ष दिखाई देता है। मनोविश्लेषणात्मक कौन है? फ्रायडवाद है, सिगमंड फ्रायड का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आत्मकथा है, जो कि पहला भाग हादसे और दूसरा भाग आप हुदरी में आता है। आप हुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है, जो है रमणीका गुप्ता। लास्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद घर में संस्मरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो प्रेमचंद घर में जो है वो जीवनी है। किसकी जीवनी है? प्रेमचंद जी की। किसने लिखा था? इनकी पत्नी ने, शिवरानी देवी ने। तो कब प्रकाशित हुआ? तो 1936, 40, 44 या 45? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1944 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसमें इनके घरेलू और व्यक्तिगत जीवन का चित्रण मिलता है। तो प्रेमचंद जी की जो बहुत सारी जीवनी आई है, प्रेमचंद घर में, कलम का सिपाही। तो प्रेमचंद घर में लिखा था शिवरानी देवी ने 1944 में, जो उनकी पत्नी थी, और कलम का सिपाही लिखा था अमृत राय ने 1962 में, जो उनके बेटे थे। कलम का मजदूर जो है, इसके लेखक है मदन गोपाल, और आवारा मसीहा जो जीवनी है वो है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी हुई। और किसकी जीवनी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। कब लिखी गई थी? 1974 में। तो ये थे सीटेट 2000 सॉरी एस सेट सेट सीजी सेट 2024 के क्वेश्चन। 100 हिंदी साहित्य के क्वेश्चन थे, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए अभी हम कोशिश करेंगे कि जब जब मेरी छुट्टियां पड़ रही है, उसमें मैं एक एक क्वेश्चन सेट लेके आऊं। 2024 के पहले 2022 के आसपास आई थिंक हुआ था, तो 2022 का पेपर मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और एक इसका जो फर्स्ट पेपर था वो भी रहेगा, जिससे आपकी सीजी सेट की तैयारी काफी अच्छी होगी। क्योंकि जब भी आप सेट की तैयारी करते हैं, सीटेट की या किसी भी शिक्षक भर्ती या गवर्नमेंट एग्जाम की, तो कोशिश किया कीजिए कि जितने भी पुराने पेपर्स हैं ना, उन पुराने पेपर्स को आप थोड़ा सा पढ़ें और उन पेपर्स को सॉल्व करें। तो उन पेपर्स के एक्सप्लेनेशन से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और साथ साथ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी और मॉक टेस्ट जैसा एक हो जाता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हिंदी साहित्य की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य का आपको सिलेबस मेरे चैनल पे मिलेगा। हिंदी साहित्य का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर चेक कीजिए। अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उसमें वर्ग 1 और 2 में हिंदी साहित्य आपका सिलेबस है, और सीजी सेट है, तो इन तीनों में आपको हिंदी साहित्य का ये काम करेगा। नेट की तैयारी तो मैं नहीं कराती, सीजी सेट, वर्ग 1 और वर्ग 2 हिंदी की तैयारी कराती हूँ। और सीडीपी
हिंदी और इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की तैयारी भी मेरे चैनल पे होती है, तो उनके वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। छत्तीसगढ़ जीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या है 50 नंबर हमारा जीके का, 50 क्वेश्चन हमारा जीके का रहता है छत्तीसगढ़ जीके का, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। तो मेरा टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसकी तैयारी के हिसाब से मेरा वीडियो भी साथ साथ चल रहा है और मेरी तैयारी भी चल रही है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी कहानी मेरी हो गई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।